हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स होता क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बात किया था कि साइंस क्या होता है और साइंस के बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। जैसे साइंस का एक ब्रांच होता है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में हम लोग बात करते हैं केवल नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं। और एक होता है हमारा बायोलॉजिकल साइंस, जैसे कि उसमें आ जाता है हमारा बायोलॉजी। उसमें हम लोग लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं कि लिविंग थिंग्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या तरह के किस तरह से वो स्टिमुलस शो करते हैं, जो भी चीजें हैं वो हम लोग उसमें बायोलॉजिकल साइंस में बात करते हैं। जो फिजिकल साइंस हमारा होता है उसमें हमारा हो जाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, और भी दूसरे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन हमारे फिजिकल साइंस में हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं साइंस का एक और ब्रांच है जिसमें फिजिक्स भी आ जाता है, मतलब कॉमन एक तरह से होता है। जैसे होता है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस हम लोग क्या करते हैं, नेचर के बारे में बात करते हैं। या हम लोग अगर कहा जाए कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें नेचुरल साइंस कौन सा है, तो हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो होता है हमारा वो क्या होता है, नेचुरल साइंस होता है। इसमें हम लोग नेचर और नेचर से रिलेटेड फिनोमिना के बारे में पढ़ते हैं। तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स है नेचर और नेचर से रिलेटेड फिनोमिना के बारे में स्टडी करने वाला जो ब्रांच साइंस का होता है उसको हम लोग फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, अब नेचुरल फिनोमिना बहुत तरह के हैं। आपके डेली लाइफ में हम लोग डेली देखते हो कि अगर सन का जो भी चीज है, मैं बार बार ये सन का एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब है कि जो डेली रिलेट करके हम लोग देखना है कि जो डेली हो रहा है। अगर पानी कहीं बह रहा है तो पानी देखोगे आप, अगर स्लॉप है तो स्लॉप पे पानी नीचे की तरफ बहता है, ऊपर की तरफ नहीं जाता है, नीचे की तरफ जाता है। तो एक तरह से क्यों हो रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन की वजह से ऐसा हो रहा है कि पानी नीचे की तरफ जा रहा है। या आप देखो कोई एप्पल ही है, एप्पल का एग्जांपल लेते हैं। एप्पल जब टूट रहा है तो क्या है, नीचे की तरफ ही गिर रहा है। क्यों गिर रहा है, क्योंकि ये एक तरह से नेचुरल फिनोमिना है। बहुत तरह का है, जैसे रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है, एक ये नेचुरल फिनोमिना है। या प्लेनेट का रिवोल्यूशन है, नेचुरल फिनोमिना है। जितने भी चीजें हैं, तो अगर हम लोग बात करें कि जो ये नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, अगर हमको इसके बारे में स्टडी करना है तो कौन सा ब्रांच है हमारा, साइंस का, फिजिक्स है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि जो लॉज होते हैं फिजिक्स के, जो लॉज होते हैं फिजिक्स में जो हमको स्टडी करना है, या कोई अगर फॉर्मूला बनाया जा रहा है, कोई भी चीज है या थ्योरी से रिलेटेड है, तो हम लोग उसको कैसे मॉडिफाई करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, क्या तरीका होता है फिजिक्स में। तो बात करते हैं हम लोग प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स एक तरह से फिजिक्स का बेसिस होता है। बेसिस होने का मतलब है कि फिजिक्स में कोई भी प्रॉब्लम हो वो इसी पे बेस्ड होता है। कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या तरीका हमारा होना चाहिए, क्या हमारा किस तरह से, किस ढंग से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स। थ्रस्ट का मतलब बात करें तो एक तरह से फॉर्मूला, बेस, क्या बेस क्रिएट कर रहा है वो। ठीक है, तो जो फिजिक्स की बात करें तो दो फिजिकल थ्रस्ट होते हैं। फिजिक्स के दो फिजिकल थ्रस्ट होते हैं, एक तो होता है यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शनिज्म। एक होता है यूनिफिकेशन और एक होता है रिडक्शनिज्म। तो आप लोग अभी हाल ही में 10th पढ़ के आए होंगे, तो आप लोग एक टॉपिक सोशल में पढ़े होंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मैं हिस्ट्री की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग ये टर्म यूज किए होंगे, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। मतलब क्या होता है यूनिफिकेशन का मतलब, यूनिफाई करना, मिलाना, एक करना सबको। तो यहां भी वही मतलब निकलता है यूनिफिकेशन का। यूनिफिकेशन का सिंपल मतलब मैं आपको एकदम बता रहा हूं। जैसे कि बात करते हैं हम लोग नेचुरल फिनोमिना में, जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पानी नीचे की तरफ ही बह रहा है, एप्पल नीचे की तरफ ही गिर रहा है, या प्लेनेट सन के अलाउंग रिवॉल्व कर रहा है, या हमारा जो मून है ये अर्थ के अलाउंग क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है, तो आप लोग सीधे बोलोगे कि सब ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। ऐसा किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से हो रहा है। ग्रेविटेशन की वजह से ये नीचे जा रहा है पानी जो है, या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ जा रहा है, या जो सन है इसके चारों तरफ वो क्या हो रहा है, प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, या मून अर्थ की तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये सब का कारण क्या है, ग्रेविटेशन। अब हम कहेंगे कि भाई इसको बताओ, एक्सप्लेन करो, तो आप सीधे सीधे उठोगे और बता दोगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उठा के आप सबका एग्जाम्पल बताने लगोगे कि सन सबसे बड़ा है, इसलिए वो उसके मतलब उसके चारों तरफ सब क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। मून और अर्थ में मून बड़ा है, सॉरी अर्थ बड़ा है, तो अर्थ क्या कर रहा है, सब रिवॉल्व हो रहा है। और उसी तरह से जैसे अगर मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ये नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। तो अब सबका कारण आप बताओगे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यानी मेरे कहने का ये मतलब है कि हमारे बहुत तरह के जो नेचुरल फिनोमिना थे फिजिक्स में, इसको हमने सिर्फ एक लॉ से डिफाइन कर दिया। यही होता है यूनिफिकेशन फिजिक्स में। ठीक है, मतलब
हमारे कितने भी डिफरेंट फिनोमिना हो, बहुत सारे प्रॉब्लम हो, अगर हम उसको सिर्फ एक फॉर्मूले से हमें क्या करना चाहिए, डिफाइन करना चाहिए, सिंपल बनाना चाहिए। ज्यादा इसको ये नहीं है कि हम इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला बना दें, रिवोल्यूशन के लिए कुछ अलग फॉर्मूला बना दें, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हमारा एक सिंपल लॉ होना चाहिए जिससे हम सारे फिनोमिना को क्या करें, डिफाइन कर सकें। ये कहता है यूनिफिकेशन फिजिक्स के अंदर। जैसे हम लोग देख लेते हैं, इट इज द एक्ट ऑफ यूनिफाइंग। यूनिफाइंग का मतलब एक करना, मिलाना। द डिफरेंट, यूनिफाइंग करना, द डिफरेंट लॉज वैलिड फॉर डिफरेंट फिनोमिना, डिफरेंट लॉज वैलिड फॉर डिफरेंट फिनोमिना इनटू ए सिंगल थ्योरी। मतलब बहुत तरह के जो लॉज होंगे बहुत तरह के फिनोमिना के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे। बात समझ आ रही है? जैसे हमने न्यूटन लॉ से क्या किया, बहुत तरह की थ्योरी जो होंगी वाटर को लेके या रिवोल्यूशन को लेके, हमने उसको क्या किया, सिंपल एक न्यूटन लॉ से सबको डिफाइन कर दिया। अलग अलग जितने फिनोमिना है उसको हमने सिंपल डिफाइन कर दिया। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है यूनिफिकेशन। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अगर क्लास 12 में जाओगे तो पढ़ोगे मैक्सवेल लॉ। मैक्सवेल लॉ में आप लोग देखोगे मैक्सवेल की बहुत तरह के फिनोमिना में, मतलब आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक फिनोमिना और मैग्नेटिक फिनोमिना बहुत तरह के लॉज होते हैं। तो मैक्सवेल लॉ से हम लोग क्या करते हैं, सबको डिफाइन करते हैं। अगर मैं मैक्सवेल लॉ की केवल बात करूंगा तो आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है आप उसको डिफाइन कर सकते हो। तो उसी तरह से न्यूटन है, उसी तरह से मैक्सवेल लॉ, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत तरह के फिनोमिना को डिफाइन कर सकते हैं। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है कि बहुत तरह के फिनोमिना को एक सिंगल लॉ से क्या करना, डिफाइन करना। ठीक है, आगे हमारा एक सिंगल नेक्स्ट प्रिंसिपल सर्च मिलता है फिजिक्स का, रिडक्शनिज्म। ये रिडक्शनिज्म का क्या मतलब होता है? रिडक्शनिज्म का मतलब होता है रिड्यूस करना। क्या रिड्यूस करना है? जैसे मान लेते हैं कि हमें कोई बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि हमें अगर किसी फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे हमको बात करना है किसी केमिकल की, तो केमिकल में बारे में बात करना है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसकी एटम की प्रॉपर्टी की। अगर हमें किसी केमिकल की प्रॉपर्टी की बात करनी है तो हमें पहले उसके एटम के बारे में बात करना पड़ेगा। या हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात करना है तो सबसे पहले हम उसके एटम के बारे में बात करेंगे कि उसका एटम किससे बना हुआ है। ठीक है, वैसे ही बायोलॉजी में अगर हमें किसी ऑर्गन की, किसी बॉडी की बात करनी है तो हम उसके सेल के बारे में स्टडी करते हैं कि उसका सेल किन चीजों से बना है। कहने का ये मतलब है कि हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो हमारा बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही मतलब मिला हुआ, मिक्स करके अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिल रहा है तो हमें से क्या करना चाहिए, एक सिंपल प्रॉब्लम में पार्ट बाय पार्ट रच के सॉल्व करना चाहिए। मतलब कोई बड़ा प्रॉब्लम है तो हमें सिंपल बना के उसको पार्ट बाय पार्ट समझाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते थे क्लास, हम छोटे क्लास में पढ़ते थे बोर्ड मास के बारे में। बोर्ड मास हम लोग क्या करते थे, बहुत तरह के मैथ के ऑपरेशन आ जाते थे, डिवाइड भी करो, जोड़ो भी, ये सब करना है। करना क्या था बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, कि पहले डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। मतलब सिंपल करते जाओ, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। या आप कोई क्वेश्चन लगाते हो मैथ का ही या किसी भी चीज का, तो आप लोग क्या करते हो, सिंपल बाय सिंपल, स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हो। अब जैसे हमको क्या करना है, हमें क्लाइंब करना है तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, चढ़ते हैं। ये नहीं है कि हमें जल्दी से चले जाते हैं वहां पे, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऐसा करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग रिडक्शनिज्म क्या कह रहा है, रिडक्शनिज्म ये कहता है कि हमें किसी भी चीज को स्टेप बाय स्टेप करके समझना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करके उसको सॉल्व करना चाहिए। ये होता है रिडक्शनिज्म। एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी अगर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है तो हमें इसे माइक्रोस्कोपिक करके समझना चाहिए। ये सिंपल अगर बात किया जाए तो अभी मैं आगे डिफाइन करूंगा मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के बारे में। तो यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म दो प्रिंसिपल थ्रस्ट होते हैं फिजिक्स में, जिसमें रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है मिक्स एक तरह से, तो उसे हमें सिंपल करके अलग अलग करके डिफाइन करना चाहिए, समझाना चाहिए और थ्योरी क्रिएट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। स्कोप एंड एक्साइटमेंट का फिजिक्स का मतलब है कि फिजिक्स का क्या स्कोप है। जो फिजिक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो कहां से लेकर कहां तक की चीजों के बारे में बात करता है। तो मैं जैसे आप लोग को एग्जाम्पल बताता हूँ कि जो फिजिक्स होता है वो एक न्यूक्लियस से लेके, न्यूक्लियस की साइज यानी कि 10⁻⁻14, हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियस का साइज कितना होता है 10⁻⁻14। और हम लोग कहां तक जाते हैं, हम लोग पूरे प्लेनेट के बारे में बात करते हैं, हम लोग एक तरह से कह सकते हो कि अपने सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो न्यूक्लियर साइज से लेके कह सकते हैं कि अपने यूनिवर्स के साइज तक यानी 10⁻26 मीटर तक हम लोग फिजिक्स में बात करते हैं, स्टडी करते हैं, लॉज बनाते हैं। यानी इसका स्कोप
अगर लेंथ की बात की जाए तो 10 to the power -14 से लेके 10 to the power 26 मीटर तक है, ठीक है। उसी तरह से अगर मास की बात की जाए तो एक इलेक्ट्रॉन से लेके यूनिवर्स के मास तक, यानी कि करीब 10 to the power -30 से लेके 10 to the power 55 तक, 10 to the power 55 kg तक, ये हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मतलब ये स्कोप है फिजिक्स का। अगर लेंथ के बारे में बात की जाए तो इतना, और अगर मास के बारे में बात किया जाए तो इतना। तो फिजिक्स का स्कोप, मतलब फिजिक्स कह सकते हो बहुत वेस्ट है, मतलब बहुत बड़ा है। मतलब देख रहे हो आप लोग कितना डिफरेंस है, लगभग 10 to the power 40 का डिफरेंस है लेंथ की बात की जाए तो, ठीक है। उसी तरह से अगर हम लोग फिजिक्स के डोमेन्स के बारे में बात किया जाए, जैसे स्कोप के बारे में बात तो हम लोग कर ही रहे हैं, तो फिजिक्स के डोमेन्स मतलब कि फिजिक्स का ये जो आप लोग देख रहे हो ना कि छोटे से लेके बड़े तक की बात होती है, तो फिजिक्स के 2 डोमेन बने हुए हैं। डोमेन का मतलब है कि इन दो, मतलब एक छोटी चीज और एक बड़ी चीज, 2 तरह का डोमेन बनाया गया है। 2 तरह का कह सकते हो कि इसमें भी डिवाइड किया गया कि अगर हम नेचुरल फिनोमिना के बारे में पढ़ना है तो इसको हम लोग 2 डोमेन में डिवाइड करके बात करेंगे। तो 2 डोमेन जो है, एक है हमारा मैक्रोस्कोपिक और एक हमारा है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब है बड़ा, बड़े लेवल की बात हो रही है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। और एक हमारा है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा। यानी कि अगर हमें एटम के न्यूक्लियस के बारे में बात करना है या एटम के बारे में बात करना है तो हम किसकी बात करेंगे, कि कहाँ जाएंगे हम लोग, किस डोमेन में जाएंगे, हम माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जाएंगे। और अगर हमें यूनिवर्स के बारे में बात करना है, प्लेनेट के बारे में बात करना है, या अगर हमें, आप लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे हो, या आप लोग किसी ऑब्जेक्ट को फॉल होते हुए देख रहे हो अर्थ के ऊपर, तो हम लोग किस डोमेन में जाओगे उसके ऊपर स्टडी करने के लिए, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा माइक्रोस्कोपिक डोमेन में, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक डोमेन को हम लोग क्लासिकल फिजिक्स भी कहते हैं। माइक्रोस्कोपिक डोमेन जो हमारा है वो है क्लासिकल फिजिक्स, ओके। और जो हमारा ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन है ये है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स। अब अगर बात किया जाए क्लासिकल फिजिक्स और ये मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो 1900, एक ईयर में बता रहा हूं, 1900 जो ईयर है हमारा, 1900 ईयर जो हमारा है, 1900 ईयर से अगर हम लोग इधर बात कर रहे हैं पीछे पास्ट में, तो वो चला जाएगा क्लासिकल फिजिक्स में। और 1900 से अगर हम लोग फ्यूचर में बात कर रहे हैं तो वो हमारा आ जाएगा, यानी 1900 से लेके अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स के बारे में, ये है हमारा मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और बात की जाए मैक्रोस्कोपिक में, तो मैक्रोस्कोपिक में आप लोग कह सकते हो कि न्यूटन, इधर न्यूटन की बात हो रही है, इधर आइंस्टीन की बात हो रही है। एक तरह से बात की जाती है, जैसे बोलते हैं ना कि फिजिक्स में फादर ऑफ बायोलॉजी आप लोग सुने हो गए थे। तो फिजिक्स में 2 तरह से फादर मिलते हैं, एक होता है क्लासिकल फिजिक्स और एक होता है मॉडर्न फिजिक्स। तो क्लासिकल फिजिक्स के फादर किसे कहा जाएगा, न्यूटन को, क्योंकि बहुत सारे आप लोग जो फिनोमिना देखते हो तो आप लोग देखोगे न्यूटन पे ही बेस्ड है। बहुत तरह के मिलेंगे, चाहे वो ऑप्टिक्स पढ़ लो, चाहे आपको ग्रेविटेशन, तो आप लोग देख ही रहे हो हर जगह एडजस्ट हो जा रहा है। तो एक तरह से क्लासिकल फिजिक्स के फादर कौन है, न्यूटन है, और मॉडर्न फिजिक्स के फादर कौन है, आइंस्टीन है। आप लोग कहीं देखोगे फोटो लगा रहता है, एक न्यूटन और एक आइंस्टीन, ठीक है। अगर हम लोग बात की जाए ऐसे ही जनरली, तो एक तरफ हल्क और एक तरफ ये हमारा एंडमैन, छोटी सी बात, ये छोटी चीज है तो माइक्रोस्कोपिक और ये बड़ा है तो मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। पहले क्या था कि टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा नहीं था, पहले 1900 से पहले। तो हम लोग बड़े ऑब्जेक्ट जो हमें नेकेड आई से दिख जा रहे हैं, हम उसके बारे में बात करके लॉज बना सकते थे, तो माइक्रोस्कोपिक में आ गया। अब टेक्नोलॉजी हमारा एडवांस हो चुका है। टेक्नोलॉजी एडवांस होने के साथ साथ क्या है, हमारा फिजिक्स भी एडवांस हुआ है। इसलिए अभी हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स है। आप लोग जानते हो कि एटम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आप लोग देखते हो ना कि अब बात की जा रही है कि इलेक्ट्रॉन भी छोटी छोटी और भी छोटी चीजों से बना हुआ हो सकता है, कंफर्म नहीं है। मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होता जा रहा है, पीछे की चीज हमें क्या लग रही है, बेकार। मतलब बेकार का मतलब है कि उसको हम लोग एडवांस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। तो वही है कि साइंस स्टैटिक में कल बताया था नहीं होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, हो सकता है और भी नई नई चीजें हमें देखने में मिल सकती है, ठीक है। तो ये है हमारा स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। एक्साइटमेंट इसमें जो वर्ड है, इसका मतलब आप सिंपली ये कह सकते हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है, डेवलप होती जा रही है, हमारा फिजिक्स भी ब्रॉड होता जा रहा है। हम लोग और ब्रॉड तरीके से इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है।
और पहले क्या था, माइक्रोस्कोपिक था तो सिंपल था कि हमें एक जो चीजें हमें दिख रही थी हम उसके हिसाब से उसको रिलेट करके पढ़ रहे थे। लेकिन अब क्या है कि मॉडर्न फिजिक्स जैसे जैसे आता जा रहा है हम और भी तरह की बातें कर सकते हैं। ये हमारा है स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स के ब्रांचेस कितने होते हैं। ओके स्टूडेंट्स।